स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं पूर्वालोकन सीरीज का हरित क्रांति, यानी कि हरित क्रांति किस सब्जेक्ट में आएगा, वो आएगा हमारे इंडियन ज्योग्राफी के सेक्शन में आएगा। तो ये इंडियन ज्योग्राफी यानी कि पूर्वालोकन सीरीज की इंडियन ज्योग्राफी का 26वां वीडियो है आज जो हम बनाने जा रहे हैं। और आज ये वीडियो बन रहा है किसके लिए? हरित क्रांति के ऊपर बन रहा है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही दिलचस्प बात आपको मैं बता दूं कि वर्तमान में सरकार द्वारा जो बस चालकों के लिए एक नया नियम लाया गया है, उसके वजह से बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं सभी आम जन। पेट्रोल पंप पे कोने कोने पे और चप्पे चप्पे पे इस तरह की भीड़ लग गई है जैसे पेट्रोल नहीं फ्री का मिल रहा हो। तो अगर आने वाले वक्त में हो सकता है सरकार इसमें बहुत बड़ा बदलाव करिए, तब तक के लिए आप आगे जानते रहिए। चलिए आज अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है केवल एग्जाम। हम इसमें यूपीपीसीएस, यूपीएससी, यूपीआरओ इस तरह की परीक्षाओं के लिए पूर्वालोकन सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं और साथ करंट पढ़ रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। हरित क्रांति। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाए। मैक्सिको उनका कर्म क्षेत्र है, यानी पैदा हुए थे आइवो में, लेकिन उन्होंने काम कहाँ से स्टार्ट किया? वह काम किए थे अपना मैक्सिको से अपना कार्य क्षेत्र स्टार्ट इसलिए किया था, इसीलिए उसको कहते हैं कर्म क्षेत्र। कर्म भूमि मैक्सिको थी इनके। इनके द्वारा विकसित गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजाति में भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको सहित अनेक देशों में गेहूं के उत्पादन दुगना हो गया। मतलब इन्होंने जो रिसर्च किया तो उससे क्या फायदा हुआ गेहूं के क्षेत्र में? उससे फायदा ये हुआ भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको और भी अनेक देशों में गेहूं की उत्पादकता जो प्रति हेक्टेयर 100 थी वो 200, 400 इस तरह की बढ़ गई। मैंने एक आंकड़े के टाइप से आपको बताया है। बोरलॉग विश्व के उन 7 व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम तथा कांग्रेसनल गोल्ड मेडल तीनों ही प्राप्त किया है। नॉर्मन बोरलॉग वर्ष 2006 में भारत का पद्म भूषण सम्मान भी प्रदान किया गया था, यानी कि नॉर्मन बोरलॉग को पद्म विभूषण भी सम्मानित किया गया था। भारत में हरित क्रांति, ये अब यहाँ से आपका जो पेपर का पोर्शन स्टार्ट होता है वो देखते हैं क्या है। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है या माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। इनके नेतृत्व में ही सफलतापूर्वक भारत में गेहूं की उच्च उत्पादकता प्रजातियों का विकास किया गया, जिसके बाद से भारत में उच्च उत्पादकता बीज यानी कि हाई यील्ड सीड्स का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त उर्वरक का अधिक उपयोग एवं सिंचाई सुगमता, देखिए बात नोट करिए, उर्वरक का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधा का पर्याप्त विकास पर भी बल दिया गया। अब जब खेती ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है उसके लिए अधिक उर्वरक की जरूरत पड़ेगी, अधिक उर्वरक के साथ साथ उनको सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो एक कोर अगर हमारा मजबूत हो रहा है, अगर हमको हरित क्रांति करनी है तो हमें किन किन चीज पर ध्यान रखना है कि हमारे पास उर्वरकों की कमी ना हो, सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो, और साथ ही साथ जो हम लोग गेहूं में बीज उत्पन्न मतलब प्रयोग कर रहे हैं उसमें उच्च उत्पादकता के गुण हो। इस तरह के 3 तरह के जो बेसिक सुविधाएं होती हैं। भारत में उन्नत बीज के प्रयोगों के कार्यक्रम HYVPI की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेल फाउंडेशन के सहयोग से की गई। यानी कि भारत में उन्नत बीजों का प्रयोग का कार्यक्रम जो हुआ था कि जो एम.एस. स्वामीनाथन ने जिन बीजों के प्रयोग को कार्यक्रम लाया था वो कहाँ से हुआ था? वो संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से किया गया था। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, क्या बोला जा रहा है इसमें? प्रथम चरण। अब चरण की बात चल रही है तो भारत में प्रथम चरण हरित क्रांति कब माना जाता है? वह माना जाता है 1966 से लेकर 1981 माना जाता है। प्रथम चरण में हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। इसका दूसरा चरण, अब देखिए दूसरा चरण की बात हो गई। दूसरा चरण वर्ष 1981 से 1995 की अवधि तक माना जाता है और तीसरा चरण 1995 से प्रारंभ हुआ और देश के सभी क्षेत्रों तथा
तक विस्तृत कर दिया गया था। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को प्राप्त हुआ। यानी हरित क्रांति से जो लाभ हुआ किस फसल को सबसे ज्यादा हुआ, वह गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा हुआ। याद रखना है, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि हरित क्रांति का प्रथम चरण कब माना जाता है, तो 1966 से 1981 माना जाता है। द्वितीय चरण कब माना जाता है, 1981 से लेकर 1995 माना जाता है। और 1995 के बाद यानी तृतीय चरण स्टार्ट होता है और यह चरण जो वर्तमान तक चल रहा है। ये ध्यान रखना है कि चरण के वर्ष क्या क्या हैं, ये प्रश्न में पूछा जा सकता है। और प्रथम चरण में कौन कौन राज्य शामिल किया गया था, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि गेहूं की उत्पादकता सबसे ज्यादा हुई थी, ये ध्यान रखना है। अब हरित क्रांति के प्रारंभ से पूर्व, मतलब हरित क्रांति के प्रारंभ से पहले देश में जहां 12.3 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हो रहा था, वहीं वर्ष 2000 और 2001 में यह 69.668 मिलियन टन तक वर्ष 2020-21 के चतुर्थ अग्रामी अनुमान में 109.5 मिलियन टन हो गया। यह वृद्धि मुख्यतः प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि के कारण थी। मतलब कि जो वृद्धि देखी जा रही, क्या देखी जा रही, प्रति हेक्टेयर। पहले मान लीजिए 1 हेक्टेयर में ऐसे अनुमानता मान लेते हैं कि 10 किलो गेहूं होता था। हाँ, लेकिन हरित क्रांति आई, अत्यधिक बीजों, उन्नत बीजों का उपयोग हुआ, सिंचाई सुविधा हुई। सिंचाई सुविधा के साथ उसमें गेहूं के उत्पादन के लिए आपको किसानों को एमएसपी भी देने लगे। तो ऐसा क्या हो गया, उस क्षेत्र में जहां 10 किलो गेहूं होता था 1 हेक्टेयर में, अब क्या होने लगा, वो पहुंच गया आपका 30 हेक्टेयर, 30 किलो पहुंच गया। 10 से 30 यानी कि 3 गुना आपका बढ़ गया। तो इसके वजह से प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ गया। यही लिख रहा है कि प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि हुई। तो ये जो प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में जहां पहले 10 किलो हो रहा था, अब क्या हो रहा है, 30 किलो हो रहा है। यही ये बताना चाह रहा है। अब आगे देखते हैं। गेहूं के उपरांत हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ चावल की खेती को देखा गया। मतलब पहला जो लाभ मिला हरित क्रांति से किस फसल को मिला, वह मिला था, आप देखेंगे गेहूं को। दूसरा जो फायदा मिला वह मिला चावल की फसल को। हरित क्रांति में मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था। तो हरित क्रांति जो हुई थी, वह जो गेहूं की प्रजाति सर्वप्रथम हुई, जिस प्रजाति पर प्रयोग किया गया था वो मैक्सिकन गेहूं था। ये भी ध्यान रखना, कहाँ का, मैक्सिकन गेहूं था, याद होना चाहिए, मैक्सिकन गेहूं। अब चलिए आप मुझे मैक्सिको की स्थिति बताइए कि वो अमेरिका के उत्तर में पड़ता है, अमेरिका के दक्षिण में पड़ता है, ये आपको बताना है। कमेंट करके बताइए कि जो मैक्सिको उसकी स्थिति क्या है और वो किस महाद्वीप में पड़ता है, ये भी बताइएगा। जहां बोरलॉग ने मैक्सिको स्थित अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था। वर्ष 2020-21 में चतुर्थ अग्रमी अनुमान हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर 3,464 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई है। ये देखिए अभी वर्तमान में क्या स्थिति है कि प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन हो रहा है, 3,464 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन हो रहा है। भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और तकनीक प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादन की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए ग्रामीण सड़क और विपणन कार्यों को बढ़ावा देने, ये सब करने के लिए हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति में सिर्फ उत्पादन नहीं है, हरित क्रांति के कई विविध रूप हैं। पहला रूप क्या देखेंगे, बीज का है, फिर उर्वरक का है, सिंचाई का है, विद्युतीय ग्रामीण करने का। सिंचाई कैसे होगी, सिंचाई तो होगी जब विद्युत होगा, पंप चलेगा तभी तो सिंचाई होगी, विद्युतीकरण होगा। साथ ही साथ जो हमारे उत्पादन होंगे उसको उत्पादन को बाजार तक पहुंचाना है, तो उसके लिए कैसा एक सुविधा होनी चाहिए, उत्पादन की, कृषि उत्पादों को इकट्ठा करने की सुविधा होनी चाहिए। किस माध्यम से जाएगा, अगर मान लीजिए बहुत ऊबड़ खाबड़ है तो पहुंच भी नहीं पाएगा, तो ऐसे लिए क्या ग्रामीण सड़क और साथ ही साथ विपणन की सुविधा भी बनाई गई, इसमें यह कह रहा है। अब है 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति के परिकल्पना प्रस्तुत की गई।
इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया। यानी कि हरित क्रांति के अंदर क्या क्या लाया गया, एक इंद्रधनुषी क्रांति लाई, मतलब कई क्रांति, एक क्रांति के अंदर कई क्रांति, इंद्रधनुष के कई रंग होते हैं ना, वैसे ही इस तरह की कई क्रांति लाई गई जो कि आपका कृषि से संबंधित थी। जैसे कि मछली उत्पादन, श्वेत क्रांति देखेंगे, श्वेत क्रांति फ्लड किसके लिए आया था, वो दुग्ध उत्पादन के लिए आया था। सिल्वर क्रांति, इस तरह कई क्रांति जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है, यही इसमें बताया गया है। अब ये देखिए, ये मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आप जब वो कंप्लीट करेंगे, क्या नाम है, और जनरल साइंस का बॉटनी सेक्शन, तब वहाँ भी आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन यहाँ भी देखिए, हरित क्रांति किससे थी, खाद्य उत्पादन से। ध्यान रखिएगा, गेहूं उत्पादन से नहीं थी, खाद्य उत्पादन आप टिक करेंगे। सुनहरी क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन किससे था, ये फल एवं सब्जी उत्पादन से था, ये खाद्य कृषि था। ये भी देखिए, ये उत्पादन के ये प्राथमिक क्षेत्र का ही हो रहा है। इस श्वेत क्रांति किसके लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन के लिए। काली क्रांति पेट्रोल उत्पादन के लिए। गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए। पीली क्रांति तिलहन फसलों के लिए। गुलाबी क्रांति मांस निर्यात, झींगा मछली उत्पादन और प्याज उत्पादन के लिए कौन सी, गुलाबी क्रांति थी। इस तरह के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्रांति के बारे में यहाँ उल्लेख किया गया है। अब इसको रफ कर देते हैं। अब देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड द्वारा जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया। टीलेज पद्धति के अनुसार बिना जुताई किए कई सालों तक खेती की जा सकती है। यानी कि क्या है, टीलेज एक पद्धति है। कैसी पद्धति है, कृषि से संबंधित पद्धति है, जिसमें क्या किया जाता है, उस पद्धति के उपयोग करके हम कई वर्षों तक बिना सिंचाई बिना जुताई किए ही खेत से कृषि उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। इस तक कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको एक यहाँ वर्ष हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो एक्स्ट्रा इसमें बस जान लीजिए, ये वर्ष 1966 था। याद होगा, यही वर्ष था जब आपका ये प्रथम चरण था, जब हम पाकिस्तान से युद्ध भी कर रहे थे। यही समय था जब भारत में क्या कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई और लाल बहादुर शास्त्री को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। और उस प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जय जवान का मतलब क्या था, जो हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे उनकी सीमा पे, हाँ, उनको उनसे हमें जीत हासिल करना था, तो वो जय जवान के लिए था। और जय किसान साथ ही क्या था, जय किसान से तात्पर्य भारत को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनना था, क्योंकि हरित क्रांति भी चल रही थी। तो जय किसान किस लिए बोला गया, वो बोला गया हरित क्रांति के लिए बोला गया कि आप इतना उत्पादन करिए कि भारत में जो भुखमरी थी वो खत्म की जा सके। इसलिए ये नारे का मतलब ये था कि 1966 में एक तरफ पाकिस्तान से देश लड़ रहा था, दूसरी तरफ भुखमरी से भी लड़ रहा था। पाकिस्तान से जीतने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने नारा दिया जय जवान, और भुखमरी से जीतने के लिए हमारा नारा दिया गया जय किसान। तो इन दोनों को मिला के बोला जाता है जय जवान जय किसान। आशा करता हूँ ये एक नई समझ होगी आपको, एक नई न्यूज़ मिली होगी कि इस नारे का मतलब क्या था। अधिकतर लोगों ने नहीं बताया, लेकिन ध्यान रखिएगा जय जवान जय किसान से तात्पर्य क्या था। थोड़ा इंटरव्यू या तो मेंस के पर्पस से देखेंगे तो ये बात आपको पता चलेगी। आप चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं। हरित क्रांति नई कृषि व्यू रचना का परिणाम थी। हरित क्रांति क्या थी, हरित क्रांति नई कृषि व्यू रचना का परिणाम थी, जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी, 20वीं सदी में 7वें दशक। 7वां दशक कब माना जाता है, जब आप 1959 से लेके 1969 तक का जोड़ेंगे तो 7वां दशक आएगा। ये ध्यान रखिएगा, 7वां दशक इस प्रकार से माना जाएगा। और 1966 समय था, तो 7वां दशक चल रहा था, ये देख लीजिए। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी। किसने लाया था सदाबहार क्रांति यानी हरित क्रांति, किसने लाया था भारत में, ये देखिए भारत में किसने उपयोग किया था, वो किए थे MS स्वामीनाथन ने इसका उपयोग किया था, जबकि विश्व लेवल में नॉर्मन बोरलॉग ने किया था।
अब आगे है नार नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जो हरित क्रांति के जनक माने जाते थे, किस देश से थे? वह देश था संयुक्त राज्य अमेरिका, वह देश था। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। ए वाला ऑप्शन सही होगा। अब हरित क्रांति के गहरा संबंध रहा है, हरित क्रांति का किससे गहरा संबंध रहा है? वह आप देखेंगे डॉक्टर स्वामीनाथन का रहेगा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो आप इनको देखेंगे, इनका दुग्ध उत्पादन से था। एपीजे अब्दुल कलाम को आप जानते ही मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। सी सुब्रमण्यम ये शायद मैं जहाँ तक मुझे ध्यान आ रही है अर्थव्यवस्था से संबंधित थे। हरित क्रांति से अभिप्राय है, हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है कि उच्च उत्पादकता वैरायटी प्रोग्राम से संबंधित है। हरित क्रांति कैसी थी? वो उच्च उत्पादकता करने वाले बीजों से संबंधित थी। अब हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति संबंधित किससे है? गेहूं उत्पादन प्रथम है, उसके बाद चावल उत्पादन। तो और ये सब तिलहन उत्पादन, दलहन उत्पादन, मोटे अनाज, ये इससे मतलब इंद्रधनुष योजना के तहत आए थे। लेकिन हरित क्रांति का किस फसल संबंध है? वो फसल आप देखेंगे गेहूं उत्पादन से संबंधित थी। निम्नलिखित फसलों में से किसी हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है? तो वह देखेंगे आपका गेहूं को हुआ है, ये गेहूं को हुआ है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की। किसमें प्रगति की? वह गेहूं उत्पादन में प्रगति की, चावल उत्पादन में भी प्रगति की, लेकिन आंसर यहाँ गेहूं उत्पादन का आएगा। हरित क्रांति में हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सी थी? तो कौन सी थी वो मैक्सिकन गेहूं थी, याद रखना है, मैक्सिकन गेहूं थी वो। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था, वह रिकॉर्ड 2000 किलोग्राम था। ये मेन से संबंधित आंकड़े जो आते हैं उस तरह के कोई जब आप जो जब बजट पढ़ेंगे तब इसमें आपको ये आंकड़े देखने को मिलेंगे। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? इसका लक्ष्य हरित क्रांति के पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में वृद्धि करना था। तो ये देख लीजिए, एक प्रकार से ये नहीं था क्योंकि इन सबका उत्पादन हो ही चुका था। अब उसके बाद देखते हैं, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना था। ये था इंद्रधनुष योजना। द्वितीय हरित क्रांति का समय क्या था आप बताएंगे? वो था 1981 से लेकर 1995 था, ये याद रखिएगा। अब इसका लक्ष्य क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना था, तो ये नहीं था। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ साथ शस्योत्पाद का संकलन करना था, तो ये सही है। तो कौन वाला ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन होगा 2 और 4। देखिए सभी ऑप्शन बहुत समकक्ष हैं, लेकिन जब बहुत ध्यान से आप दूसरी क्रांति को पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा ये। अब देखेंगे, दिए गए कोड की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। उच्च उत्पादकता देने वाले बीज किस्म के बीज सही है। सिंचाई सही है। ग्रामीण की विद्युतीकरण ये भी ग्रामीण सड़क और विपणन ये भी सही, तो सभी चारों सही होंगे इसमें। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई, सही है, वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई। क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है क्योंकि कहीं कहीं कोई राज्य बहुत संपन्न हो गए हैं और किसी को उसका लाभ नहीं मिला है, ये भी कथन सही है। लेकिन यह कथन कारण दोनों एक दूसरे को कहते स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? वह देखेंगे आप हरित क्रांति से संबंधित, मतलब उपयुक्त सभी हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति सभी जो 8-9 किस्म की थी सभी संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया हुआ ये देखना है। अब खाद्य उत्पादन में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, मत्स्य पालन और उर्वरक। अब देखेंगे खाद्य पदार्थ की वृद्धि किससे संबंधित है? आप देखेंगे हरित क्रांति से संबंधित था। दुग्ध उत्पादन क्या था? ये श्वेत क्रांति थी। मत्स्य उत्पादन क्या था? ये नीली क्रांति थी। उर्वरक उत्पादन क्या था? वो भूरी क्रांति थी। तो 1 3 2 4 ए वाला ऑप्शन सही है। गुलाबी क्रांति संबंधित है किससे है? प्याज से संबंधित। प्याज का रंग देखिए हल्का सा अंदर गुलाबी होता है ना, वही वाला, उसी से इसका नाम गुलाबी क्रांति पड़ा।
काली क्रांति संबंधित है वह देखेंगे कच्चे तेल, कच्चा तेल का कलर कैसा होता है, काला होता है, याद रखिएगा जब देखिएगा फोटो में आप। तो काली क्रांति किससे संबंधित है, कच्चे तेल से संबंधित है। अब सुन कौन सुमेलित नहीं देखना, मतलब 3 सुमेलित 1 सुमेलित नहीं है। सुनहरी, हाँ वह देखेंगे आप उद्यान सही। श्वेत दूध, नीली क्रांति कुक्कुट पालन से नीली उत्पाद जो है वो मत्स्य पालन संबंधित है। हरित क्रांति कृषि, ये भी सही है। तो ये वाला जो है सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति से क्या है, मत्स्य पालन संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति से आप संबंधित देखेंगे वो मत्स्य पालन है। नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है, किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से संबंधित है। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था, वह किया गया था JBP पंत कृषि एवं विश्वविद्यालय पंतनगर। ये कहाँ है, ये आप देखेंगे उत्तराखंड में है। जिस समय इसकी स्थापना की गई थी वह पंत कृषि विश्वविद्यालय था। यह भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में यह जो है उत्तराखंड में था, लेकिन उत्तराखंड में है, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी यह उत्तर प्रदेश का भाग था। अब निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति से संदर्भ में सही नहीं है, मतलब कि क्या सही नहीं है, वो है नीली क्रांति। जो मुर्गा पालन दिया वो सही नहीं है, क्योंकि नीली क्रांति में आप मत्स्य पालन से संबंधित देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल व्यावसायिक नहीं है, मतलब इसको मतलब बेचने के काम नहीं आती है? तो कौन है, तो बाजरा नहीं आती है। गन्ना, केला, कपास, ये सब बेचने वाली, मतलब कि विपणन करने वाली बाजारी फसल होती हैं। अब हम नेक्स्ट अपने वीडियो में देखेंगे, क्या देखेंगे, हम देखेंगे खाद्यान्न फसलों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। चलिए खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। धन्यवाद।